हमको ये दिखेगा, ठीक है। तो इंडक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। अब इंडक्टर क्या होता है? बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका काम क्या होता है? मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करना। इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें याद रखनी थी वो क्या थी? t इज इक्वल टू 0 पर इंडक्टर के अंदर करंट कितना हो जाता है? 0। और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर मैक्सिमम। यानी अगर आपके पास आर एल सर्किट है तो आप क्या करोगे? t इज इक्वल टू 0 पर तो इंडक्टर की ब्रांच में करंट को 0 रखोगे, और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी यानी कि स्टेडी स्टेट पर कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देंगे। चार्जिंग के लिए हमें एक्सप्रेशन मिला था I इज आई मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ यहाँ पे कहलाता है टाइम कांस्टेंट, ये होता है L बाय आर। आर आपको क्या लेना होता है? आर इक्विवेलेंट। टाइम कांस्टेंट निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं? इंडक्टर के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं, बैटरी को रिप्लेस कर देते हैं किससे? अभी बताएगा। कंडक्टिंग वायर। भूल नहीं गए? सुना ही नहीं तुम? कौन सा क्या पढ़ा रहा हूँ? टॉपिक फिजिक्स बोल देते ना, बोल देते फिजिक्स पढ़ा रहे। टॉपिक क्या है? चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। तो मैं ये कह रहा था कि बैटरी को रिप्लेस किससे करते हैं अगर हम आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो? टाइम कांस्टेंट के लिए। कभी याद किया था? नहीं, तो याद कैसे होगा? कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। IMX क्या हो जाता है? V बाय आर इक्विवेलेंट। ग्राफ आया था हमारे पास ये। इंपॉर्टेंट चीज थी कि एक टाइम कांस्टेंट में करंट बढ़ के मैक्सिमम का कितना हो जाता है? 63%। बस यही तो हुआ था तुम्हारा, फिर अपन डिस्कशन में लग गए थे ना। इस पर क्वेश्चन किए क्या? कैपेसिटर के क्वेश्चन क्या हुआ? सिर्फ कैपेसिटर के क्वेश्चन PYQ, वो तो आपने बोला था भेजने में 23 या 20। बाकी रह गया। यस। एग्जाम में आ रहे क्या कैपेसिटर? हो गया एग्जाम। हो गया। तो आराम से कर लेंगे ना फिर तो। अभी पढ़ लेते हैं FR03 में, क्योंकि ज्यादा हो गया है, और अगर साथ में नहीं हुए तो फिर क्लास साथ में नहीं हो पाएगी। वो लोग डिस्कशन करके नहीं आए। नहीं होगी ना? क्यों नहीं होगी भाई? कल ही तो होगी। कंप्यूटर पे बैठे ना वो लोग, पढ़ाना तो सेम ही चीज पड़ेगी ना भाई। चलो आगे इस पे क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए? LR सर्किट पे क्वेश्चन नहीं किए? नहीं किए, चलो क्वेश्चन ही कर लेते हैं पहले।
6/5। हाँ सही सर फर्स्ट में बनाएगा। फर्स्ट का 6/5, सेकंड का 2 एम्पियर है। सही है। पीछे क्लियर दिख रहा है? नहीं तो ये आगे वाली लाइट और बंद करते हैं। मतलब दिख रहा है कि नहीं? बोलो ना तो। हाँ तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में जब भी मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी पूछो तो टोटल बतानी होती है। ऐड कर दो। क्या हुआ? नहीं घर पे ध्यान दे रहे थे क्लास में? क्या हो गया था? क्या मेडिटेशन? नेट इशू। हाँ तो लास्ट लेक्चर क्या, मैं तो अभी बताया है इसके बारे में। t इज इक्वल टू 0 पर आपको इंडक्टर की ब्रांच में करंट नहीं भेजना होता। करो, अब देख क्या रहे हो? तुम भी नहीं? फिजिक्स में शायद हालत खराब है लोगों की, है ना? क्या कारण है इसका, बताओ भाई। तुम्हारा आया? तुम डर क्यों रहे हो? सीधे बैठो, नहीं लूंगा मैं तुम्हारा। ले चुका 2 बार। तुम्हारा आया पीछे भाई? नहीं। आप में से कितने लोगों का आया? फर्स्ट आए सारे आगे? थर्ड नहीं आया? थर्ड भी आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। एक पहला क्वेश्चन है। अच्छा घर पे कितने लोगों का आ गया? यस सर। देखो तो सबसे पहले t इज इक्वल टू 0 पे आपको करना है क्या है? करंट को नहीं भेजना है किसमें? इंडक्टर की ब्रांच में। कौन कौन सी है इंडक्टर की ब्रांच? ये वाली। इसमें करंट नहीं सर जाएगा। 3 ओम वाले को 2 ओम वाले को छोड़ के बाकी सब में जाएगा। नहीं जाएगा। इसमें भी नहीं जाएगा तो अब करंट जाएगा कैसे? ऑब्वियसली करंट को ऐसे फ्लो करना पड़ेगा, जो इकलौता रास्ता बाकी है ना भाई? तो बताओ रास्ते यस में सर। कितना रेजिस्टेंस मिला उसे? 5 ओम। सीरीज में 3 और 2 5। तो करंट कितना हो गया? आई 6 होता है V बाय, वोल्टेज है 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम, यानी 6/5 एम्पियर। कितना आसान था, है क्या नहीं? बी पार्ट में आपको क्या करना है? इंडक्टर को रिप्लेस कर देना है कंडक्टिंग वायर से। अगर ऐसा करते हो तो सर्किट दिखेगा ऐसा। इंडक्टर को हटा दो और वायर बना दो बस। सब सर 2 एम्पियर आएगा। सबको ये समझ आ रहा है? सर्किट ऐसा दिखेगा, इंडक्टर हटा के वायर लगा दे तो। ये Yes. आपका 3 ओम, यस सर। ये 3 ओम, 3 ओम और 2 ओम, 6 वोल्ट। ये तीनों किसमें हो गए? सर पैरेलल में वो 1 ओम हो तीन जाएगा। पैरेलल में कितना हो गया? एक और 2 सीरीज में कितना हो गया? 3। 3 करंट कितना हो गया? 6/3 यानी 2 कि 2। एम्पियर। ठीक है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है इनमें, तो आप देख के बता सकते हो। अब चाहिए मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? हाफ LI
ऑफ एल यानी आपको इंडक्टर में अगर करंट पता हो तो आप उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है ये बता सकते हो। अब करंट यहां से निकलेगा, ऑब्वियसली मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, एल तो फिक्स है, हाफ तो भगवान ने फिक्स किया है, तो आई बचा। तो जब आई की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस समय पे स्टोर्ड एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम। आई मैक्सिमम कब होता है ये आप जानते ही हो, स्टेडी स्टेट। तो यहाँ से स्टेडी स्टेट में 2 एम्पियर करंट निकलेगा, ये आपने बताया ही था। अब ये 2 एम्पियर जाके इन 3 ब्रांचेस में डिवाइड होगा कि नहीं होगा, यस सर। रेशियो में Yes, जाता है पैरेलल में। हाँ, करंट जो डिवाइड होता है वो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है, ये आपको पता है। यस 3 ओम में 3 ओम है तो Yes. इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यस तो यहाँ जाएगा 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर, और यहाँ जाएगा 2/3 एम्पियर। अच्छा, इंडक्टर को रिप्लेस किया कंडक्टिंग वायर से, पर असलियत में इंडक्टर तो वही होगा ना। तो यहाँ आपका एक इंडक्टर है और यहाँ आपका एक इंडक्टर है या नहीं। तो ऊपर वाले इंडक्टर में एनर्जी कितनी हो जाएगी, हो जाएगी हाफ, उसका इंडक्टेंस L 2 मिली हेनरी इंटू करंट का स्क्वायर, समझ आया। प्लस ये नीचे वाले इंडक्टर में हाफ, इसका इंडक्टेंस 2L, तो 2 इंटू 10⁻⁻³ क्योंकि L की वैल्यू दी गई है ना, इंटू इसमें भी करंट गया है 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, था कितना आया था 12/9 माइक्रो जूल, माइक्रो आया था, मिली जूल। तो ये है तो एकदम आरसी सर्किट जैसा, बस उल्टा होता है। हो गया। एक काम करो, थोड़ा सा इसको डेटा चेंज कर लेते हैं, इसको 8 ओम कर लेना। सर T = 0 आ रहा है करंट। ये तो 0 बोल रहे हो। जीरो ही सही है, Yes, sir. 0 है सर, 0 है सर। बस भी दिए सब उस पर बेचारे। सही था भाई तुम्हारा।
हिमांग, तुम्हें सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है? कौन से चैप्टर? एंड डिटर्मिनेंट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जानते हो? ट्रांसपोज निकाल लेते हो? टेस्ट हुआ उसका अभी तक? कितने मार्क्स है? ये तो पते की बात थी, वही याद नहीं। तो फिजिक्स क्यों नहीं अच्छा लगता तुम्हें? अच्छा, अच्छा तो लगता है, लेकिन कम अच्छा लगता सर Favorite- फर्स्ट के बी में 100/28 आएगा। है। 100/28 सही है। चैप्टर बताने वाले थे तुम। यस सर, वही आ रहा है 100/28। सही है। टू 256/625 मिली जूल कितने लोगों की आई? ट्राई तो करो। तुम फिर बैठ गए, तुमने फिर ट्राई नहीं किया। क्या नाम था तुम्हारा? तुम्हें मैथ्स पसंद है? सर मेरा 100/49 आ रहा है। ओके, देखते हैं अभी कैलकुलेशन। यस सर 100/49। गलत, सही करो ना। सही। देखो, अब क्या ऑफलाइन आ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी रिस्क ले रहे हो, जान का खतरा ले रहे हो, तो आ गए हो तो सीख के ही जाओ। कोई कष्ट है तो मुंह से बोलो। ढक्कन नहीं लगा मुंह पे, मास्क की आवाज बाहर आ जाती है। कोशिश करो कि हमको ये समझ नहीं आ रहा। अभी जस्ट क्वेश्चन कराया, फिर से सेम क्वेश्चन पूछा है, फिर भी कितने लोगों ने किया अभी तक? बस वो 3 लड़कियां कर रही हैं, एक लड़का ये कर रहा है, बाकी सब बैठे हुए हैं। हाँ, ये 3 लड़के कर रहे हैं, सॉरी। ठीक है, पीछे भाई आया क्यों? देख क्या रहे हो? बोलो ना, मुंह से बोलो बेटा, आंखों से बोलोगे क्या? बोलो, क्यों नहीं हो रहा? अरे कौन सा फॉर्मूला मालिक? क्या रूल है इंडक्टर के लिए? T0 पर, यानी जब समय की शुरुआत होती है, क्या करना होता है? अरे वो बोलेगा, आंखों से बोलेगा, रुको जरा, बोलो बेटा। हाँ, क्या करना होता है? बोलोगे नहीं तो आवाज नहीं आएगी। नहीं याद है? पिछला लेक्चर नहीं किया था क्या? और जो अभी चल रहा है वो किया है? अटेंड कर रहे हो लेक्चर? कर रहे हो ना? तो ऊपर ही तो लिखाया था T0 पे क्या करते हैं। बिल्कुल, यही तो पूछा था। क्या होता है? इंडक्टर की ब्रांच में करंट नहीं घुसता। इंडक्टर कहाँ कहाँ है? बोर्ड पे देखो, यहाँ पे इंडक्टर है पहली ब्रांच में, तो इसमें करंट जाएगा? नहीं जाएगा भाई। दूसरी में जाएगा? तीसरी में जाएगा? अरे तो कहाँ जाएगा फिर? 0 आ जाएगा। तो बोलते ना आंसर आया आपका। ये आ गया 0। इन्फिनिटी पे क्या करते हैं भाई बताओ? इंडक्टर को वायर मान लेते हैं, मतलब वो डायग्राम में है ही नहीं, ऐसा सोच लो। अगर वो डायग्राम में नहीं है तो आपका डायग्राम कैसा दिखेगा? देखो,
ये 8 ओम का यहाँ रजिस्टर है, इसको भूल जाओ। ये 4 ओम है, उसके बाद इंडक्टर साथ वाले भूल जाओ, ठीक है ना। ये 4 ओम, ये भी गायब, और ये 4 ओम, और ये बैटरी मत भूल जाना। तो ये 20 वोल्ट, ये 4 ओम। अब यार आर इक्विवेलेंट निकालना है, बचपन में सिखाया गया था। 8 ओम, 4 ओम और 4 ओम, इनका निकालोगे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 कितना आया था? पॉइंट में नहीं, अपॉन 8/5 ओम आ गया। अब ये सीरीज में है 4 ओम के साथ, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? तो करंट आ जाएगा 20/28/5, यानी कि एम्पियर। कोई दिक्कत इसमें? सुन लो पूरा। अब आपको चाहिए एनर्जी स्टोर्ड इन 12 कौन सी ब्रांच है? सेकंड ब्रांच। तो ऑब्वियसली T = इंफिनिटी की बात हो रही होगी। तो यहाँ करंट जाता है, मैं मान लेता हूँ I1, यहाँ जाता है I2 और यहाँ जाता है I3। तो आपको कौन सा करंट चाहिए? I2 चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब पैरेलल के अंदर करंट जो डिवाइड होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो यानी उल्टे रेशियो में जाता है, यानी I1 = I2 = I3। I1 जिसमें जा रहा है उसमें रेजिस्टेंस क्या है? 8। तो 1/8 = 1/4 = 1/4। सिंप्लीफाइड रेशियो निकालें तो 1:2:2। 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, आश्चर्यचकित क्यों? I2 आपको चाहिए, तो I2 क्या हो जाएगा? 2/1 + 2 + 2 इंटू आने वाला टोटल करंट जो कि है 100/28। कितना आया था? 10/7 एम्पियर आया था। 10/7 घर पे भी सबका हाँ सर आया। आ यस गया। सर। तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो गई? हाफ। इसका L है 2L, यानी 2 × 10⁻³ इंटू I का स्क्वायर। कितना समझ आया? तो कैपेसिटर वाला कैसे करते थे वो भी अभी समझा होगा। और कराएंगे, समझ गए? बहुत रेपिटेटिव है, कुछ लोगों के लिए नया है, अलग बात। चलो, तो अब इंडक्टर हो चुका है चार्ज, अब होगा डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें एक रजिस्टर है, एक बैटरी है और एक इंडक्टर है। इस पॉइंट को 1 नाम दे देते हैं, इसको नाम 2 दे देते हैं। ये एक स्विच है S। सर्किट ऐसे क्यों बनाया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्विच S है। सबसे पहले क्या किया जाता है? इंडक्टर आपका अनचार्ज था, स्विच को 1 से कनेक्ट करके बहुत लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो S इज कनेक्टेड टू 1 फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या होगा इससे बताइए? चार्जर। चार्ज। जैसे आप इंडक्टर को 1 से कनेक्ट करोगे, एक सर्किट पूरा हो गया लेफ्ट साइड में। बैटरी क्या करेगी? करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगी। T = 0 पे करंट कितना फ्लो करेगा? 0, क्योंकि इंडक्टर कोई करंट फ्लो होने नहीं देगा, पर बैटरी कोशिश करेगी, धीरे धीरे करंट फ्लो होने लग जाएगा। और बहुत लंबा समय इसलिए दिया गया है क्योंकि लॉन्ग टाइम यानी कि स्टेडी स्टेट आ चुका होगा।
तो इस समय इंडक्टर में करंट कांस्टेंट हो गया होगा और उसकी वैल्यू होगी आई मैक्स। आई मैक्स की वैल्यू होगी वी बाय आर। समझ आता है सर्किट 1 से? तो हम यहाँ से कह सकते हैं यस कि सर। आई मैक्स फ्लो कर रहा होगा उसके अंदर, उसकी वैल्यू होगी वी बाय आर। अब आपने चार्ज कर लिया, अब हेडिंग है डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, तो अब आप डिस्चार्ज करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, S is now detached from 1 and connected to 2 and connected to point 2, जिसके पास एक रेजिस्टर है R, जिसके पास एक रेजिस्टेंस है R। तो अब जो आपका सर्किट बचा वो क्या बचा, ये देखो, सर्किट हमारे पास मात्र ये बचेगा, ये इंडक्टर L और ये रेजिस्टेंस R, है कि नहीं? अब आपने अगर इंडक्टर को चार्ज किया था पूरी तरह से, तो कुछ इस तरह से चार्ज हो चुका होगा। जैसे जिस इंस्टेंट पर मैंने स्विच को 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे शिफ्ट किया, तो जब वो 1 से कनेक्टेड था उस समय इंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू थी V बाय आर, यानी कि आई मैक्स। जैसे ही वो स्विच 2 पे जाएगा, इंडक्टर में वैल्यू क्या होगी करंट की, सेम रहेगी या बदल जाएगी? उसी इंस्टेंट सेम ही रहेगा सर इनिशियली एकदम सेम रहेगी, क्योंकि इंडक्टर में तुरंत करंट चेंज नहीं हो सकता। लेकिन इससे पहले इंडक्टर में करंट कौन फ्लो करा रहा था, बैटरी। पर जैसे ही आपने 2 से कनेक्ट किया, बैटरी का तो रिश्ता हट गया, तो अब वो करंट आएगा कहां से, इंडक्टर से। इंडक्टर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। वो अपने फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए अपने अंदर खुद से उतना क्या करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा, यानी इंडक्टर आपकी बैटरी की तरह काम करने लग जाएगा। ऑब्वियसली रेजिस्टर से ये करंट पास करेगा, रेजिस्टर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और धीरे धीरे इंडक्टर में जो स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी थी वो वेस्ट होने लग जाएगी। ठीक है, तो हमें यही निकालना है कि किसी भी टाइम t पर इस सर्किट के अंदर करंट कितना होगा। एक चीज क्लियर है कि t इज इक्वल टू 0 पर, यानी जैसे ही स्विच 2 से कनेक्ट किया है उस समय करंट कैसा है सर्किट में, मैक्सिमम, क्योंकि उस समय तो मैक्सिमम ही था। हम कह सकते हैं कि एट t इज इक्वल टू 0 I की वैल्यू क्या है, आई मैक्स, जो कि पिछले क्वेश्चन से V बाय आर है, हमें पता है। अब देखो कोई भी टाइम t ले लो, तो किसी टाइम t पर ये इस तरह की बैटरी की तरह काम कर रहा है E, इसमें कुछ करंट आ गया होगा I। यहां से हम लगाते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ। किरचॉफ्स लूप लॉ। अगर आप लगाओगे, बैटरी क्रॉस करोगे, आप क्या लिखोगे, E माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। E को क्या लिख सकता हूं मैं, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई आर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि करंट लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है, तो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव। यहाँ से आपको मिलेगा डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू डी टी। लिमिट लगाएंगे, t इज इक्वल टू 0 पर करंट कैसा है, आई मैक्स, मतलब मैक्सिमम। t इज इक्वल टू t पे 0 हो जाएगा। नहीं कुछ आएगा, नहीं सर, 0 नहीं होगा, कम होगा सर उससे। 0 से कम क्या होगा भाई, मतलब आई मैक्स से कम होगा। हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ से आपको मिल जाता है I इज आई मैक्स e की पावर माइनस टी बाय टाउ। कितना आसान सब्जेक्ट है यार, फिर भी लोगों को नहीं पसंद। सेम कैपेसिटर में आया था, सेम इंडक्टर में आ गया, I क्या आ गया, आई मैक्स e की पावर माइनस टी बाय टाउ। तो इस तरह से कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, ग्राफ भी याद होगा। यस सर। बिल्कुल सही। I is equal to 0.37 I max. Rectangular hyperbola. I T
0 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला तो नहीं है ये, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, ई की इक्वेशन है तो। अच्छा फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो सोचा चिपका देते हैं क्या समझ आएगा, हाइपरबोला इनने कहाँ पढ़ा होगा, है पढ़ा था हमने भी भाई जीवन में। ठीक है, तो ये एक टाइम कांस्टेंट में कितना हो जाता है 37% ऑफ मैक्सिमम, 0.37 आई मैक्स, है ना। बस सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। डिस्चार्ज वो बैटरी से कनेक्शन हटाने के बाद साथ में रजिस्टर के अलावा तो इंडक्टर लगा होता है दूसरा हाँ चार्ज या अनचार्ज, तो वो चार्ज होने लग जाता, सर तो करंट कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, वेरी तो करेगा ना, वेस्ट तो करेगा ना वो। करंट कांस्टेंट के लिए तो आपको एक परमानेंट सोर्स चाहिए, जैसे कि बैटरी है ना, तो उसमें जो एनर्जी होती है वो सप्लाई करती रहती है, और हम आइडियल बैटरी मानते हैं तो वो जीवन भर सप्लाई करती रहती है, तो वैसा इंडक्टर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये करंट देना नहीं चाहता किसी को, स्वार्थी है ये, बस अपने अंदर से चेंज नहीं चाहता, बैटरी की तरह नहीं समाज सेवा कर दी, लो बेटा लेते रहो, ऐसे नहीं है सिस्टम अलग है। यस सर डन। हाँ, अब ये है कि वो भी उसके लिए टाइम कांस्टेंट अलग आ जाएगा, इसके लिए टाइम कांस्टेंट, हालांकि अभी जो आप बोल रहे हो ना वो सीरीज कॉम्बिनेशन वाली बात कर रहे हो आप, ठीक है, तो जनरली ऐसा होता नहीं है, फिर उसमें क्या होगा कि ये डिस्चार्ज होगा और दूसरा वाला इंडक्टर चार्ज होना शुरू होगा, तो करंट का फंक्शन आपको एल इक्विवेलेंट से लिखना पड़ेगा, वो भी क्योंकि मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि इसके बाद वही टॉपिक है, जैसे सीरीज पैरेलल आपने नहीं पूछेगा, सीरीज पैरेलल आपने रजिस्टर में पढ़ा है, यस सीरीज पैरेलल आपने कैपेसिटर में भी पढ़ा है, उन पे कई सारे क्वेश्चन होते हैं यस ना। अभी हमारे एंट्री हुई है, थोड़ा रुक जाओ सब लोग डिस्ट्रैक्टेड है, कहाँ थे तुम, चलो डिस्चार्जिंग समझ आ गया ना, अभी उस पर आ जाते हैं जो आप लोग कह रहे थे, इसमें कवर हो जाएगा, आगे लिख लो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। तो मैं ये कह रहा था कि इससे पहले कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होता है रेजिस्टर्स में और पढ़ा होता है कैपेसिटर्स में, और ढेर सारे क्वेश्चन किए होते हैं, मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, नया नया लग रहा है, मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, पॉइंट मेथड, कई सारी चीजों के, वैसा सब यहाँ नहीं होता, क्योंकि रजिस्टर में सीरीज बोलना बहुत आसान है, ये अगर सारे रजिस्टर में सेम करंट है तो वो सब सीरीज में, अगर सारे रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वो सब पैरेलल में। इंडक्टर में थोड़ी सी डेफिनेशन अलग रहती है, हम कह तो देते हैं कि अगर इंडक्टर्स में करंट सेम है तो वो सीरीज में है, पर एक्चुअली हम कहना चाहते हैं कि उनमें फ्लक्स जो है वो अगर सेम है तो वो सीरीज में, इसलिए इनके रैंडम सर्किट्स नहीं बनाए जाते इंडक्टर्स के, जैसे भयानक वहां पे बनाते थे ना सर्किट, वो सब यहाँ नहीं होता। इसके ऊपर मेंस में सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ इसका एल इक्विवेलेंट क्या होगा, है ना, या जिस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अभी टाइम कांस्टेंट के, वो आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि एक चार्ज ले लें एक अनचार्ज ले लें और उनका कनेक्शन कर दें, इसके ऊपर एडवांस में क्वेश्चन जो आप कह रहे हो आते हैं एल सी के, इंडक्टर लेते हैं और कैपेसिटर लेते हैं, उन्हें जोड़ देते हैं आपस में, है ना, पर एक चार्ज और एक अनचार्ज इंडक्टर वो अपन लोग नहीं कवर करेंगे, ठीक है, वो कहीं मिलेगा भी नहीं आपको।
ठीक है, तो लिख लो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर लिखा जाए तो करंट इन इंडक्टर्स इज सेम, या फ्लक्स उनका आपस में क्या हो जाए, लिंक हो जाए, ये कहा जाता है। ठीक है, दिखता कैसा है, ऐसा, एक इंडक्टर, दूसरा इंडक्टर, और ये बैटरी। अब इक्विवेलेंट बनाने का मतलब क्या हुआ, अभी आपको सर्किट दिख रहा है, इसमें एक रेजिस्टर भी है, यानी करंट तो आएगा, पर दो इंडक्टर हैं, वो उस करंट को अपोज करने की कोशिश भी करेंगे। इक्विवेलेंट बनाने का मतलब है इन दोनों इंडक्टर्स को रिप्लेस करके अगर एक इंडक्टर लगाना हो तो उसकी इंडक्टेंस कितनी होनी चाहिए ताकि करंट का सेम फंक्शन आपको मिल सके, तो इन दोनों की वजह से मिलेगा। तो दोनों को हटा के मैं क्या कर दूंगा, सिर्फ एक इंडक्टर लगाऊंगा यहाँ पे, आर वी, और ये एल इक्विवेलेंट है ना। अब क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही स्विच को बंद किया जाएगा करंट बढ़ने की कोशिश करेगा और करंट इस तरह से फ्लो करने की कोशिश करेगा। तो जो L1 इंडक्टर है वो क्या चाहेगा, करंट ना बढ़े, तो वो अपनी बैटरी अपोज यस ईएमएफ इंड्यूस करेगा। क्या हुआ, कुछ कह रहे हैं? अच्छा, तो करंट को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। तो L1 इंडक्टर खुद की एक बैटरी बनाएगा, तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल किस तरफ आएगा, है ना। सर लेफ्ट में आएगा। लेफ्ट। दिल पे तो नहीं ले रहे तुम, दुखी मत हो जाना। और नाक पे लगाइए मास्क, ऐड नहीं देखते टीवी में, ये देखो, टीवी देखते हो, ससुराल से मर का देखते हो, नेटफ्लिक्स पे ससुराल से मर का भी आता है। तो ये बैटरी ऐसे बनाएगा, और ये कैसे बनाएगा, L2। अब क्यों उल्टी बनाएगा प्रभु, एक बात बताइए, यही तो मैं कह रहा था, इसीलिए उसमें कंफ्यूजन होगा। बेसिकली ब्रांच में करंट आना चाह रहा है, जो करंट L1 में आएगा क्या वही करंट L2 में आएगा। तो अगर L1 के लिए Yes, sir. करंट बढ़ रहा है तो L1 ने थोड़ा उसे कम करने की कोशिश की होगी, पर ऐसे थोड़ी L1 ने गायब ही कर दिया, तो वही तो L2 में जाए, तो L2 भी क्या करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा, तो उसकी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल भी किधर आएगा, लेफ्ट में आएगा। E2। और ये ऑब्वियसली ई नेट ऐसे ही बैटरी बना रहा होगा। अब ये आप पढ़ चुके हो, क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट प्लस ई क्या होता है, L di/dt। अब di/dt सब में सेम क्यों ले रहा हूं मैं, देखो, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज ये दोनों मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं करंट की, वही इक्विवेलेंट प्रोड्यूस करे, इसी को तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं ना। तो इसीलिए di/dt दोनों तरफ सेम रहने वाला है। और आपको क्या मिल जाता है, L1 प्लस L2, साधारण सा फॉर्मूला। ऐसा फॉर्मूला किस में आया था, तो तुम पैरेलल का भी समझते होगे। बस कैपेसिटर का क्या रहता है, उल्टा रहता है, बाकी रेजिस्टर और इनका सेम है। स्प्रिंग का भी उल्टा रहता है, स्प्रिंग के इक्विवेलेंट के लिए। हो गया सबका। यस सर। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन तो जो मैं करा नहीं रहा, वो कोई पूछ सकता है कि L इक्विवेलेंट कितना है, ऐड कर दोगे, तो उसी को थोड़ा अच्छे तरीके से पूछना हो तो ऐसे पूछेंगे, दो इंडक्टर, एक बैटरी, रजिस्टर,
टाइम कॉन्स्टेंट 4/10 है। L equivalent पे आप तो 0.4 आ रहा है। 0.4 सही। यस सर 0.4 आ रहा है। सबने नई नोटबुक बनाई है, इसकी नहीं है। टाइम कांस्टेंट 0.04 और I is equals to 2 into 1 minus e raised to power minus 25. दिखाओगे? दिखाओ जरा, पास करो। लिख लिया? मैं लिख दूं? लिख लिया ना, लिख तो लिया। कॉल करने वाले हो? तब तक सोच के देखो, जोड़ना ही तो है L1 प्लस L2, वही तो फॉर्मूला है। मैग्नेटिज्म पार्ट 2 नोट्स तो पूरे बनाए हैं तुमने। ये चैप्टर तो समझ आया होगा, कंपैरेटिवली तो फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा मेहनत करो तो समझ आ जाएगा। कर लिया सबने? करंट आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। Yes, sir. तो इसमें करना क्या है, दो इंडक्टर दे दिए हैं तो बेसिकली दो को हटा के एक लगाना है। कॉम्बिनेशन सीरीज है तो सीधे सीधे से L इक्विवेलेंट निकाल लिया होगा, वो आ जाएगा 4 मिली हेनरी। अब आप क्या कर दोगे, टाउ ये होता है L/R, तो L यहाँ पे L इक्विवेलेंट यूज हो जाएगा। तो L है 4 मिली हेनरी अपन रेजिस्टेंस है 10 ओम, यानी 0.4 मिली सेकेंड। ये आ गया आपके पास टाइम कांस्टेंट। बी में आपको लिखना है करंट, तो करंट का वही फंक्शन I इज इक्वल टू आई मैक्स। आई मैक्स होता था T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। इंडक्टरों को रिप्लेस कर सकते हो किससे, कंडक्टिंग वायर से। कंडक्टिंग वायर्स आई मैक्स, अरे चार्जिंग वाला है ना, 1 माइनस 1 माइनस e की पावर t बाय माइनस t बाय टाउ। स्कूल में ही दिमाग है अभी, माइनस टी बाय टाउ 0.4 मिली सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। और सवाल कराने की जरूरत? नो सर। कोई टाउ पूछ सकता है और करंट पूछ सकता है, और कुछ पूछने को है ही नहीं इसमें। कोई बहुत दुखी करना चाहेगा तो टाइम देके करंट पूछ लेगा कि बताइए पॉइंट या 8 मिली सेकेंड पे क्या करंट होगा, तो इसमें टी की जगह क्या पुट कर दोगे, 8 पुट कर दोगे। पैरेलल का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। सीधे फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, कहीं दिखेगा नहीं वैसे इसका क्वेश्चन। मॉड्यूल कहाँ तक डिस्कस हुआ अपन लोगों का? तुम लोग का एग्जाम जो था वो हो गया? सर Moving charges and magnetism. हेडिंग उसमें मैग्नेटिज्म Magnetism के सेक्शन 0 सेट 2। तो अभी जो आने वाला है वो कौन सा है?
29 मैग्नेटिक फोर्स वाला सर। उसमें शायद ये आ रहा है क्लासिकल मैग्नेटिज्म, जो अपन ने पढ़ा ही नहीं, इसके बाद पढ़ने वाले थे। तो देखो वैसे तो बहुत दिक्कत होगी नहीं। और मेजॉरिटी पोर्शन क्या अपनी पढ़ा होना चाहिए, बात सही है। अब क्या करा जाए, इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली ये बहुत है उसके कंपैरिजन। वो क्या है, धरती माता मैग्नेट बनी हुई है, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट, ज्ञान ज्यादा है उसमें, थ्योरी ज्यादा है, तो वो इसके बात करने वाले थे हम। तो अगर उसका क्वेश्चन आएगा भी तो मुझे नहीं लगता आएगा, ठीक आएंगे तो एक दो क्वेश्चन आएंगे, वो मैं अपने ऊपर ले सकता तो हम कर सकते हैं, पर फिर भी इसको फिर रोक देते हैं बीच में, या तो क्योंकि देखो मेजॉरिटी जो आएगा ना, और ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड को ही बोलते हैं, ठीक है ना, कोई पूछ रहा था। मैग्नेटिक इंटेंसिटी शब्द जो है उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। तो मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, तुमने देखा ही कितना बड़ा है, तो मुझे लगता है उसी से मेजॉरिटी में क्वेश्चन आएंगे। एक आधा अगर उससे आ भी जाता है तो ठीक है, यूनिट टेस्ट ठीक है। अब हो गया गड़बड़, एक ऊपर नीचे हो गया, पहले मैंने देखा नहीं था, पर सीक्वेंस भी यही रहता है वैसे हमेशा। खैर अब जो एडवांस के लिए जरूरी है उस पर चलते हैं। सबसे जरूरी चीज इसके लिए सीधे से यही आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि इसमें अगर करंट I1 मानते हो आप, दूसरे में करंट I2 मानते हो टाइम के साथ, यहाँ अगर 0 मान रहे हो पोटेंशियल, तो इसमें तो करंट कुछ फिक्स ही होगा, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही आ रहा है। तो इनको आप सेपरेट बना के देख सकते हो। ये L1 वाला, इसकी वजह से कोई I1, और ये L2 वाला, इसकी वजह से कोई I2। इसमें DI1 DI2 वाली चीजें आएंगी, तो हो जाना चाहिए, इक्वेट कर देंगे बस उनको बेसिकली। यहाँ नीचे करंट I1 प्लस I2 आ जाएगा, बस ये याद रखो पोटेंशियल डिफरेंस लिखने में मत जाओ चीज। अब जो चीज है वो आज मैंने FR03 में जो पढ़ाई है, जो यहाँ शायद खत्म नहीं हो पाएगी पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है आपका LC सर्किट या LC ऑसिलेशन। है ना, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, देखो पहले मैं बताता हूँ होता क्या है, फिर अपन लिख लेंगे। सबसे पहले क्या किया जाएगा, स्विच को 1 से कनेक्ट किया जाएगा और लंबे समय तक के लिए छोड़ दिया जाएगा। उससे क्या होगा, उससे इंडक्टर के अंदर करंट कांस्टेंट हो जाएगा t इक्वल टू इन्फिनिटी पर, जो कि I max होगा, उसकी वैल्यू होगी V/R। तो इस समय पे इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होगी, जिसकी वैल्यू होगी ½ L I²। अब अचानक से आपने S स्विच जो है उसे 2 से टच कर दिया, अब क्या होगा, इंडक्टर पूरी तरह से चार्ज है, उसमें से I max फ्लो कर रहा था। अब जैसे ही आपने स्विच 2 से कनेक्ट किया है, वो अपने अंदर से बहने वाले करंट को चेंज नहीं होने दे सकता, तो वो क्या करेगा, खुद से उतना करंट प्रोड्यूस करेगा ताकि उसका फ्लक्स उस इंस्टेंट पे क्या रह सके, मेंटेन रह सके। या सीधे शब्दों में कहा जाए तो S को 1 से 2 ले जाने में इंडक्टर में जो करंट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कैपेसिटर हमारा अनचार्ज है मान लेते हैं, तो अगर इंडक्टर करंट फ्लो कराएगा तो वो करंट फ्लो करके कैपेसिटर के पास पहुंचेगा, और कैपेसिटर की प्लेट पे क्या स्टोर होने लग जाएगा। अगर कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज आ गया तो वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसके अंदर फील्ड आई यानी उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ऐसी एनर्जी को कहते हैं
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा। आपका इंडक्टर क्या होने लग जाएगा, डिस्चार्ज, और आपका कैपेसिटर क्या होने लग जाएगा, चार्ज। यानी मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट होने लग जाएगी किसमें, इलेक्ट्रिकल। उस समय के बाद इंडक्टर ऐसे चार्ज हो जाएगा, हाँ इंडक्टर डिस्चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। अब क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, वो इंडक्टर को चार्ज करने लग जाएगा, फिर इंडक्टर चार्ज होगा और ये जीवन भर चलता रहेगा। तो ये एक तरह का ऑसिलेशन है। इस ऑसिलेशन में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक एनर्जी बदलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर बदलती है मैग्नेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं क्या क्या चीज ऑसिलेट कर रही है, तो पहली चीज तो चार्ज ऑन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले चार्ज बढ़ता होगा, मैक्सिमम पहुंचता होगा, फिर घटता होगा डिस्चार्ज होते समय, फिर बढ़ता होगा, फिर घटता होगा, तो ये ऑसिलेशन ही है। साथ ही साथ मैग्नेटिक एनर्जी ये भी ऑसिलेट हो रही है, मैक्सिमम होती है फिर मिनिमम होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये भी ऑसिलेट होती है, और टोटल एनर्जी ये फिक्स है, वो नहीं ऑसिलेट होती। तो ये पूरा प्रोसेस, और इसे कहते हैं हम एलसी ऑसिलेशन। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखो 11th में जो चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, कितना जरूरी तुम जानते हो, अगर नहीं जानते तो अब जान जाओगे। उसका यूज आता है यहाँ पे। इसके बाद चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, उसमें यूज आता है। फिर चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, उसमें यूज आता है। बाकी आपने स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव पढ़ा होगा, उसमें भी यूज आया होगा। और मैकेनिक्स के किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन एसएचएम का तो बन ही सकता है, ये आपको पता है ना। तो यहाँ पे जो ऑसिलेशन होता है वो भी एक एसएचएम होता है, ठीक है ना। उसी के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, काफी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हम देखेंगे। पहले ये लिख लो जो मैंने अभी तक बताया। हाँ इनिशियली से, जब तक कि उसके ऊपर जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सकता था उस पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग वो नहीं आ जाता। धीरे धीरे इसका करंट घटेगा ना इंडक्टर का, ठीक है। तो पहले लिख लो S is connected to 1 for a long time। तो इससे हुआ क्या, इंडक्टर इज कंप्लीटली चार्ज्ड। फिर S is detached from 1 and connected to 2। Capacitor starts charging। तो सर्किट उस समय दिखेगा कुछ ऐसा। ये सिचुएशन होगी। किसी टाइम t पे अगर मैं बना देता हूँ, इस समय कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा I, ये ऑब्वियसली पॉजिटिव प्लेट बनेगी और ये नेगेटिव प्लेट बनेगी। तो अब इसके लिए क्या लगाएंगे, किरचॉफ्स किरचॉफ्स लूप लॉ। यहां से लगाओगे अगर, क्या लिखोगे, L di बाई dt माइनस, इस पे चार्ज मान लो Q आ गया है, माइनस Q आ गया है, Q बाई C होता है। C क्यों बोलो, वोल्टेज लिखते हैं ना, भूल गए सब, छापने में व्यस्त हो पीछे भाई, समझ आ रहा है क्या होता है Q बाई C। Q बाई C क्या होता है, Q बाई C कोई जवाब दे देगा तुमसे पहले, बोलो चैप्टर कौन सा चल, सब्जेक्ट तो पता होगा उम्मीद कर रहा हूँ, इतना बड़ा टीचर और किसी सब्जेक्ट का है नहीं तुम्हारे पास। सर पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटी। नहीं हमारे जो मित्र हैं, क्या नाम है आपका, अमन जी को नहीं पता था एक्चुअली,
कौन से पूछ रहे थे आप? पता लगा क्या? किसका? अटक गए। दो चीजें बनी है डायग्राम, 50% चांस है सही होने का। मदद करना चाहोगे दोस्त? हेल्प कर दो किसी की, दोस्ती ऐसी बढ़ेगी। सर पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है तो किसका होगा? इंडक्टर का या कैपेसिटर का? बिल्कुल सही, कैपेसिटर का। देखा 50-50 है ना, सही बैठ गया। तो माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? जीरो ही होगा। ये आ गया। समय के साथ करंट बढ़ रहा है या घट रहा है? सर्किट में प्रभाव देखो, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक, रेजोनेंस होने वाला है ऐसा लग रहा है मेरे भाई। सर्किट में बढ़ रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो डी आई बाई डी टी की जगह क्या लिखना चाहिए था? माइनस है। अब यही चमत्कार होने वाला है, देखते रहना। ये मिलेगा आपको एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0, या डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू 0, या आई क्या होता है? करंट बोलेगा कोई ना कोई। आई होता है डी क्यू बाई डी टी, है ना। अगर यहाँ रख दें तो ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू 0, यानी डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई एल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। क्या ये? अरे बिल्कुल सही। इसे कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कक्षा 11 भूल चुके हैं आप, है ना। इसी फॉर्मेट में लिखाई जाती है, मैं बगल में लिखूंगा, देखना बचपन की यादें वापस आएंगी। डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये पढ़ा होगा आपने। यस तो यहाँ पे पोजीशन की जगह क्या आ गया? चार्ज। वहां पोजीशन फंक्शन होता है टाइम का और पार्टिकल करता है ऑसिलेशन। यहाँ चार्ज फंक्शन है टाइम का और चार्ज करता है ऑसिलेशन। अरे समझ आया? पहला सवाल, इसलिए एडवांस के क्वेश्चन है। पहला सवाल जो कि मेंस में भी पूछा जा सकता है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम ऑफ चार्ज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये होती थी ओमेगा ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी अरे यार पूरा क्या लिख दिया, ऑफ एसएचएम ऑफ चार्ज। क्या आ जाएगी भाई? 1/√LC। कंपेयर करके पता लगा। तो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर पूछ लिया जाए, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या लिख दूं भाई? Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी। समझ आ रहा है? अब जो फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले आपने एसएचएम में सीखे थे वो सब यहाँ पे लगते हैं। तो उन्हीं को मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ सीधे से नोट बना के कि एसएचएम और एलसी सर्किट, इसमें x रिप्लेस हो जाता है q से। तो वेलोसिटी किससे रिप्लेस होगी? करंट। तो वेलोसिटी जो होती है dx बाई dt होती थी, तो वो रिप्लेस हो जाएगी dq बाई dt, यानी कि करंट से। तो आपको ऐसा फॉर्मूला याद होगा शायद, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पार्टिकल की पोजीशन पता हो तो आप उसकी स्पीड बता सकते थे। इसी तरह इस खतरनाक सर्किट में किसी भी समय आपको कैपेसिटर पे चार्ज पता हो, आप इस सर्किट के अंदर कितना करंट है ये बता सकते हो। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ चार्ज
क्यू, ये आ जाता है हमारे पास, सॉरी क्यू कैसे हो गया, आई ये आ जाता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड किसका, चार्ज का, माइनस क्यू स्क्वायर। तो किसी भी समय अगर कैपेसिटर पे चार्ज पता हो तो सर्किट में कितना करंट होगा हम ये बता सकते हैं। अच्छा, सर्किट में आई मैक्स की वैल्यू क्या होगी, आई मैक्स मैक्सिमम करंट सर्किट में क्या होगा, V नॉट बाय R। कौन वी नॉट कौन आर, एलसी सर्किट है, मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा हूं मैं, वेलोसिटी से रिप्लेस हुआ है ना करंट। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला एसएचएम में क्या होता था, ए ओमेगा, ए एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज यानी कि क्यू मैक्स इंटू ओमेगा, इसीलिए कहते हैं फॉर्मूला कॉपी बना, तो जीवन कट रहा है उसी, आई मैक्स मिल गया क्यू ओमेगा। अब इसके सवाल हैं जो अच्छे बन सकते हैं। फंक्शन बन गया था क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी, फाइव भी तो आ सकता है उसमें, तो टी इक्वल टू 0 पे अगर चार्ज 0 नहीं होगा ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको पहले वो फंक्शन निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करके करंट का फंक्शन निकालना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन बनता है। इसका करंट का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, डी आई बाई डी टी कुछ होता नहीं है, फेमस क्वांटिटी नहीं, कुछ ऐसी जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, जब बस नाम पता है लोगों को, बाकी यूज कुछ आया नहीं कभी। तो एक सवाल कर लेते हैं इसकी, घड़ी तो तुम देख चुके 2 बार, तेज नहीं चलेगी, टाइम है फिक्स है ना, वो भी देख चुका बेचारा, नहीं देखिए कि तुम्हें मजा आ रहा है, नहीं मजा नहीं आ रहा, इतना मजा नहीं आ रहा है कि देखने तक का मन नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम बचा हुआ तो दिल टूट जाएगा भाई को, मर जाने का मन करेगा। क्यों, अगर अभी तुम देखो और पता चले 45 मिनट बाकी हैं, तो मांस गले पे बांध के खींच लोगे, हाँ? मैं नहीं जी रहा इस दुनिया में, मजा क्यों नहीं आ रहा। देखो एसएचएम आपका फेवरेट चैप्टर था, उसे मैंने रिलेट किया ईएमआई से, और मैं क्या करूं, इतना वजन लेके मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं, तुम्हें मजा ही नहीं आ रहा है, इसलिए मजा नहीं आ रहा। ज्यादा समझ आएगा तो मजा आएगा, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे दिमाग में रख के थोड़ी आ सकता हूँ, पढ़ के आओ, एसएचएम पढ़ो। कब से पढ़ाई छोड़ी है तुमने, कभी नहीं पकड़ी, कभी नहीं छोड़ी, पढ़ रहे हो तो फिर तो आना चाहिए। मैग्नेटिज्म कितने लोगों को समझ आया वैसे, 12th का अच्छा चैप्टर यही है ना, नहीं लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, अरे यार मेरा तो फेवरेट चैप्टर यही है पूरी फिजिक्स का, क्योंकि इसमें बस फॉर्मूले याद करो, रूल याद रखो, और बस छपा मार्क्स, और 3-4 क्वेश्चन आते हैं, छोटा मोटा नहीं, एडवांस के अंदर काफी स्कोरिंग है, तो सवाल तो कराने का फायदा नहीं है ना, दुखी हो जाओगे तुम, आप चलेगा। देखो कर तो पाएंगे नहीं वैसे, 5 मिनट है, क्या कह रहा है, लिखा दें अगली क्लास में करके आना, या तो लिखा देता हूँ। और एक चीज है बेटा, पढ़ना सही में शुरू करो तुम, केमिस्ट्री में भी अच्छा नहीं कर रहे ना, यही तो आ जाएगा अभी, इसको ब्लेम करोगे, हाँ कर तो बहुतों को सकते हैं बेटा, करता खुद को कोई नहीं है, दिक्कत यही तो है समाज की। तुम्हें लग रहा है तुम खुद को करोगे, अरे वो टीचर ही ऐसे थे, मुझे तो आधे टाइम समझ ही नहीं आता था, पता नहीं क्या बोलते, उनको खुद को ही नहीं पता क्या पढ़ा है, हाँ
तो फिर क्यों नहीं कर रहे? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई जेन्युइन चीज है जो अगर हम करेक्ट कर सकते हैं तो उसको कर लेना चाहिए। अगर मैं कोई चीज कर सकता हूँ जिससे तुम्हारी मदद हो सके तो बताओ भाई, एक्स्ट्रा क्लास लगानी हो या डाउट्स हो, तो डाउट्स के लिए तो तुम्हें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा ना पहले। खैर चलो लिख लो एक क्वेश्चन। केमिस्ट्री तो आसान है, एटलीस्ट वो तो पढ़ लो, स्कोरिंग भी है। वरना जिसका मैथ स्ट्रांग होता है जनरली फिजिक्स भी स्ट्रांग होता ही है। किस किस का है मैथ्स बहुत अच्छा, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री नहीं होगा फिर तो दुखी कर देता है यार। ऑर्गेनिक हो गया क्या तुम्हारा? सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा, प्रेसिपिटेट के कलर? अरे मेरे टाइम पे उसका 9 मार्क्स का वो आया था पैराग्राफ। अरे 1 मिनट में पहले प्रेसिपिटेट निकला, उसके बाद बस कलर पूछा था सेकंड वाले में, उससे इजी मार्क्स किसी में मिले ही नहीं आज तक, इसलिए याद रहता है वो चैप्टर। पढ़ के जाना उसको, रट के चले जाना, पता नहीं अब इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, कितना है। ठीक है, तो ये ले लेते हैं 0.2 मिली हेनरी और कैपेसिटेंस ले लो 2 माइक्रोफैरेड। स्विच t इक्वल टू 0 पे क्लोज हुआ है और आई मैक्स जो था वो आपको 10 एम्पियर दे दिया गया है। तो पहली चीज आपको बतानी है, फाइंड क्यू मैक्स एंड क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो करंट दे दिया है आपको, आई मैक्स दे दिया और पूछ लिया क्यू मैक्स की वैल्यू क्या होगी और करंट का फंक्शन क्या होगा टाइम के साथ, या करंट क्या होगा जब चार्ज की वैल्यू इतनी है। रेशियो पूछ लिया इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी का जब चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम का हाफ है और टाइम जब चार्ज हाफ है मैक्सिमम। ठीक है। तो इसे करके आना आप लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके सर।